हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो बड़ी से बड़ी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है। एक पैरालाइज्ड इंसान नॉर्मल हो सकता है। अगर इस पर और रिसर्च किया जाए तो हमें इसकी और भी बहुत सी खूबियाँ देखने को मिल सकती है। कबीर उस चूहे को बड़े गौर से देख रहा था। उसे डॉक्टर की बात पर बेहद हैरानी हो रही थी। जब वो डॉक्टर प्रिया का इलाज कर रहा था तो उसने प्रिया के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए थे, ताकि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो वो प्रिया को ड्रॉप लगा सके। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो ब्लड बैंक में तो क्या पूरे वर्ल्ड में प्रिया के जैसा खून किसी के पास नहीं था। ये चीज़ उस डॉक्टर को हक्का बक्का कर गई। उसने रिसर्च की तो पाया कि प्रिया का खून वन एंड ओनली है। जैसे जैसे उसने रिसर्च की उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अगर प्रिया का खून उसे और मिल जाए तो वो उसे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वो अपने डॉक्टर की फील्ड में पूरी दुनिया में जाना जाएगा। जो इलाज किसी के पास नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस अकेले के पास होगा, तो अपने आप वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे प्रिया चाहिए थी, लेकिन कबीर के रहते वो मुमकिन नहीं था। उसने सोचा वो कबीर को लालच दे शीशे में उतार लेगा, लेकिन कबीर उसका भी बाप था। उसने लोगों के बदलते रंग बचपन से देखे थे। सामने वाले की आंखें देख वो बता सकता था कि वो कितना वफादार है और कितना नहीं। बॉस, अगर हम उस लड़की की बॉडी पर रिसर्च करें तो हमें करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो। डॉक्टर की जवान बंदूक की नोक के नीचे दबकर रह गई। कबीर ने बंदूक की नोक पूरी तरह उस डॉक्टर के मुंह में घुसेड़ दी। उसका खून खौल उठा था। आखिर उसके सामने खड़े उस 2 टके के इंसान ने उसकी डॉल को समझ क्या रखा था। वो क्या कोई चूहा या जानवर थी जो उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। जवान को लगाम दे। जिस लड़की के बारे में तेरी इस जवान ने गुस्ताखी की है उसे काट कर हाथ में दे दूंगा। वो डॉक्टर जो कुछ देर पहले खुशी से नाच रहा था वो अब किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने मुश्किल से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो कबीर ने उसे अपनी आग उगलती आंखों से घूरा और बंदूक उसके मुंह से निकाल ली। डेनियल को बुला, कबीर ने रोबदार आवाज में रजत से कहा और गेट की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने अपने कदम रोके और सीधा उस डॉक्टर के मुंह में गोली पार कर दी और बिना किसी भाव के साथ वहां से बाहर चला गया। इस डॉक्टर ने जिसके सामने भी अपना मुंह खोला है सबको मार दो, कबीर ने आंखों पर स्पेक्स चढ़ाते हुए कहा। तो रॉकी ने बिना किसी भाव के साथ हाँ में सर हिला दिया और वहीं से अपने कदम मोड़ लिए। कबीर ने उस डॉक्टर की आंखों में लालच देख लिया था। वो जानता था अगर आज उसने उसे बख्श दिया तो भविष्य में वो उसके रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगा। वो खुद पर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब बात उसकी डॉल पर हो तो वो पूरी दुनिया में आग लगाने से एक बार भी ना सोचे। यहाँ तो एक कुछ इंसान थे। शिवा कार ड्राइव कर रहा था और आकाश पैसेंजर सीट पर बैठा था। तुम्हारे शरीर पर इतने रेशेस हुए, चेहरे पर कोई निशान ही नहीं, अजीब नहीं है? आकाश ने उसे देखते हुए पूछा, क्योंकि शिवा के हाथ और गर्दन के ऊपर लाल लाल निशान देखे जा सकते थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दाग ही नहीं था। वह उसके सवाल पर ठिठक गया। वैसे अच्छा ही है, तुम्हारी ये शक्ल पहले से ही सड़ी हुई है और रेशेस हो जाते तो हे भगवान, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाता। शिवा ने उसे इतनी बुरी तरीके से घूरा मानो वो उसका अभी इसी वक्त मर्डर कर देगा, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और सीधा देखने लगा। आकाश ने मन ही मन कहा, इसे गुस्सा नहीं आता क्या? मैं इसे इतना परेशान करता हूँ फिर भी कुछ नहीं कहता। आकाश की गाड़ी इस वक्त जंगल के बीचों बीच थी, क्योंकि वो इस वक्त घर नहीं बल्कि बंदरगाह की ओर जा रहे थे, जहाँ से वो अपने बिजनेस टूर पर जाने वाला था।
इस वक्त पूरी रोड पर आकाश की गाड़ियां ही दौड़ रही थीं। आकाश की कार बीच में ही थी और उसके गार्ड की कारें आगे पीछे चल रही थीं। तभी शिवा को कुछ गड़बड़ लगी। उसको हरी आंखें चील की भांति तेज थी। उसने फट से रिवर्व्यू मिरर सेट किया और कांच को ऊपर चढ़ा दिया। तभी उसी वक्त एक गोली सीधा उसके मिरर पर लगी, लेकिन कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। आकाश की आंखें गुस्से से भर गई। उसने फौरन अपनी गन निकाली और कान में लगे ब्लूटूथ को कनेक्ट किया। एक के बाद एक कई मोटर बाइक पर सवार लोग जंगल के अंदर से पूरी स्पीड से निकलते हुए रोड पर फैलने लगे। उनकी तादाद कुछ 100 के करीब थी। आकाश के पीछे दौड़ रही कारों को ब्लास्ट कर दिया गया। उसी दौरान गार्ड ने कईयों को मौत की नींद सुला दिया था। शिवा ने ये देख अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर कसा तो दूसरा गियर पर रख पूरी स्पीड के साथ गाड़ी आगे भगाने के बदले एक झटके में पीछे घुमाई और रफ्तार के साथ उन जली हुई कारों के बीच से निकलता हुआ कार को दौड़ाने लगा, क्योंकि वो ना तो समझ चुका था कि आकाश की कार को वे लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका ऐसा कोई इरादा होता तो उनकी गाड़ी पर भी बॉम्ब फेंक दिया होता। शिवा ने रिवर्व्यू मिरर से पीछे की ओर देखा। सारी गाड़ियां धुआं-धुआं हो चुकी थीं और उन 100 की तादाद में से 30 बाइकर्स उसकी गाड़ी के पीछे अभी भी थे, क्योंकि बाकियों को मारा जा चुका था। आकाश ने शिवा से शीशे नीचे करवाए और पीछे की ओर शूट करने लगा। उसी तरह शिवा उन लोगों पर शूट नहीं कर रहा था, बल्कि उसका निशाना सीधा टायर्स पर था, जिससे बाइक स्पीड में होने की वजह से बुरी तरह डिसबैलेंस होती, क्योंकि उसे स्टीयरिंग भी संभालनी थी और उन लोगों को भी। उसकी आंखें साइड मिरर पर थी और हाथ पीछे। तभी सामने से और बाइकर्स आने लगे। पीछे के लोगों को आकाश निपटा चुका था, लेकिन सामने से आ रहे लोगों ने उनकी। शिवा ने फट से मिरर ऊपर खींच लिए। आकाश ने कठोर नजरों से सामने देखा और बोला, ये सारे मार्को के लोग हैं। ये वही इंसान है जिसकी शिव कबीर के इंटरेक्शन पर आकाश द्वारा ब्लास्ट करवा दी गई थी, क्योंकि मार्को आकाश को धोखा दे चुका था, जिसका बदला आकाश खुद अपने हाथों से लेना चाहता था। इसलिए उसने मार्को के शिप को बीच समुद्र में तबाह कर दिया। मार्को उसी वक्त बौखलाया हुआ था, जिसका बदला वो अब ले रहा था। लेकिन ये हम पे हमला नहीं करना चाहते। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर ये चाहता क्या है? आकाश ने कहा ही था कि उन लोगों में से एक ने चिल्लाकर कहा, आकाश इस वक्त मार्को तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम चुपचाप अपने उस गार्ड को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें अभी इसी वक्त मार दिया जाएगा। उस शख्स ने अपनी बात खत्म की। आकाश की आंखें शख्स की बात सुन पत्थर सी कठोर हो गई और होठ टेढ़े मुस्कुराने लगे। ब्लडी बास्टर्स। आकाश की कार बंद हो गई। उन बाइकर्स के बीचों बीच आकाश की कार थी, जो इस वक्त रुकी हुई थी और बंद भी। गाड़ी को बंद देख उन लोगों के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान बिखर गई। तभी कार एकदम से फिर शुरू हुई और रूम रूम की आवाज के साथ अपनी ही जगह घूमी और चारों तरफ धुआं फैलाते हुए एक झटके के ऊपर से निकलते हुए आगे बढ़ गई। उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अंदर कार में आकाश के हाथ में स्टीयरिंग थी और शिवा पैसेंजर सीट पर बैठा था। उन चंद मिनटों में आकाश ने अपनी सीट एक्सचेंज कर दी और उन लोगों की आंखों में धूल झोंकता हुआ उनके ऊपर से ही निकल गया, जिन लोगों को लग रहा था कि अब कार उनके ऊपर ही गिरने वाली है। तो उन्होंने फट से अपनी बाइक साइड में खिसका ली, जिससे आकाश का रास्ता अपने आप क्लियर हो गया। उन बाइकर्स ने फट से अपने मुंह बंद किए
और जैसे ही शूट करने लगे उनके ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जो ऊपर उड़ रहे चौपर में आकाश के बॉडीगार्ड थे। कुछ ही देर में सबको ढेर कर दिया गया और आकाश बेफिक्र सा अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। उसकी नसें इस वक्त फूली हुई थी, जो बता रही थी कि वो कितने गुस्से में है। शिवा उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था, जहाँ बेहद कठोर भाव तैर रहे थे। तभी आकाश अपनी भौहें उछालते हुए बोला, देखा, इसे कहते ड्राइवर, मजा आया। आकाश को एक सेकंड में ही हंसमुख पर्सनालिटी में वापस देख शिवा उसे अजीब तरीके से देखने लगा। उसे अजीब इस बात का भी लग रहा था कि उसने मार्को के बारे में कुछ नहीं पूछा कि उसका उससे क्या लेना देना है। कुछ ही देर बाद आकाश और उसके लोग एक बड़ी सी शिप में सवार थे। आकाश अपने रूम में मौजूद था और उसके सामने दो लोग खड़े थे। आकाश इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा था। उसकी आवाज़ भी बेहद कठोर थी, जो उस रूम का टेम्परेचर वक्त के साथ घटा रही थी। कल सुबह तक मुझे उसकी लाश अखबारों के पन्नों पर दिखनी चाहिए, आकाश ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा तो सामने खड़े दोनों शख्स ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। आकाश ने ऊपर सीलिंग को घूरा और सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ सरकसम लहजे में बोला, मार्फो उर्फ महिपाल ओबराय, गुड बाय। इधर दूसरी ओर शिवा एक रूम में था, जो कि उसका पर्सनल रूम भी था। शिवा इस वक्त बाथरूम में लगे शीशे के सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ स्लैब पर टिके थे और उसकी नजरें लगातार आईने में दिख रहे अपने प्रतिबिंब पर थी। शिवा ने अपने चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और उंगलियों के कान के करीब ले जाते हुए कुछ ठटोलने लगा। तभी धीरे धीरे कर वो अपने कान के पास लगी नकली चमड़ी को निकालने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर लगा वो नकली मास्क उसके हाथ में था और उस मास्क के पीछे छुपाया हुआ उसका बेइंतहा खूबसूरत चेहरा सामने था। हरी खूबसूरत आंखें जिनमें एक बार कोई गहराई से देख ले तो उनमें जिंदगी भर के लिए खो जाए। गोरी रंगत और गहरे गुलाबी होठ जिन्हें नजर लगने से बचाने के लिए एक छोटा सा काला तिल जो निगरानी के लिए ठीक उसके होठों के ऊपर कोने में था। शिवा ने धीरे धीरे कर अपने सारे कपड़े निकाल दिए, लेकिन एक चीज थी जो उसके सीने के इर्द गिर्द अभी भी लिपटी हुई थी। वो था एक सफेद रंग का लंबा कपड़ा जो उसके उभारों के इर्द गिर्द लिपटा था। शिवा ने उसे भी निकाल कर पास पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया और खुद को शॉवर के नीचे ठंडे पानी में भीगने के लिए खड़ा कर दिया। उसका पूरा बदन एक सांचे में ढला था, मानो भगवान ने फुर्सत से उसे तराश कर धरती पर भेजा था। गोरा मखमल सा जिस्म पानी की वजह से किसी मोती की तरह चमक रहा था। धीरे धीरे ठंडे पानी ने उसके गोरे जिस्म को गुलाबी रंगत से भर दिया, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। उसके जिस्म की बनावट ऐसी थी कि किसी की भी मर्द की नीयत को डगमगाने पर मजबूर कर दे, तो औरत को ईर्ष्या से भर दे। शिवा, शिवा कहाँ हो तुम? आकाश रूम में शिवा को ढूंढते हुए उसे पुकारने लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और शिवा अपने भीगे बाल टॉवेल से पोंछता हुआ बाहर निकला। आकाश ने उसे देख आंखें छोटी की और बोला, इसका मतलब तुमने अभी तक लंच रेडी नहीं किया? शिवा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं अभी बनाने जा रहा हूँ और जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आकाश ने बाहर जाते हुए उसे ऑर्डर दिया तो शिवा ने एक गहरी सांस छोड़ी और डिनर बनाने चली गई। इसके सिवा वो कर ही क्या सकती थी। कबीर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसका एक हाथ अपनी ब्लैंक पैंट की पॉकेट में था तो दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए खड़ा था। आंखें इस वक्त बर्फ सी ठंडी थी। उस रूम का टेम्परेचर बुरी तरीके से गिरा हुआ था। कुछ दूरी पर खड़ा रजत पसीने से लथपथ था। सूरज तो छुप गया, लेकिन अपनी पूरी लालिमा कबीर की आंखों में उतार गया। कबीर का गुस्सा इस वक्त परवान चढ़ रहा था। उसकी डॉल उसकी नज़रों से पूरे 26 घंटे 34 मिनट 12 सेकेंड
से नदारद थी। उसके लोग अभी तक प्रिया को ढूंढ नहीं पाए थे। कबीर ने डेनियल से प्रिया के खून की पूरी जांच पड़ताल करवा ली थी और उसका शक यकीन में बदल गया। देव सक्सेना की बीमारी का इलाज कोई और नहीं, खुद उनकी बेटी ही थी। उस बात को कई घंटे बीत चुके थे। अब कबीर को अगर किसी चीज़ का इंतजार था तो बस अपनी डॉल का, जो उसे अभी तक नहीं मिली थी। बॉस, वो आज आपकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है, रजत ने डरते डरते कहा। बोलते वक्त उसकी सांसें सूख रही थी। कबीर ने सिगरेट को अपने पैरों तले कुचला और रोलिंग चेयर से अपना कोट उठा बाहर की ओर बढ़ गया। रजत एक सुकून की सांस खींचते हुए कबीर के पीछे हो लिया। रोकी, कहाँ हो तुम यार? ये जल्लाद पता नहीं आज किस किस की बलि चढ़ाएगा। मीटिंग रूम में बोर्ड मेंबर्स कबीर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कबीर ने एंट्री की, सब अपनी जगह से खड़े हो गए और सर झुकाते हुए कबीर को ग्रेट किया। कबीर अपने रोब के साथ हेड चेयर पर बैठ गया। उसके साथ ही बाकी के लोगों ने भी अपनी अपनी सीट पकड़ ली। कुछ ही देर बाद मीटिंग शुरू कर दी गई। कबीर को जिसकी बात पसंद नहीं आती वो उसे बीच में ही अपनी उंगली पॉइंट कर देता, जिस पर वो शख्स उसी वक्त अपने होठों पर चेन लगा देता। ना कोई आर्गुमेंट, ना कोई सफाई, ना कोई दोहराव। कबीर की सख्त पर्सनालिटी वहां बैठा हर शख्स जानता था। कबीर का बिहेवियर वहां बैठे लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं था। तभी रजत ने कबीर के कान के पास आ कुछ कहा, जिस पर कबीर के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आग से धधकती आंखें चमक के साथ पानी सी नम पड़ गई। वहां बैठे हर किसी की आंखें फटी ये देख फट कर रह गईं। कबीर के चेहरे पर मुस्कान उन लोगों के लिए किसी आठवें अजूबे से कम नहीं थी। उसके हैंडसम फेस पर वो छोटी सी स्माइल भी कहर ढा रही थी। वहां जितने भी फीमेल क्लाइंट्स थी, सबने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उन सबकी आंखें तो कबीर पर किसी फेविकोल की तरह चिपक चुकी थी। रात का वक्त कपूर मेंशन 1 बजे के करीब। कबीर प्रिया के रूम में उसके बेड पर लेटा था। प्रिया तो वहां नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू वहां की हर एक चीज में फैली थी, जिसे कबीर महसूस करते हुए गहराई तक अपने अंदर उतार रहा था। उसकी आंखें अपने हाथ में लिए टैब स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, जहां उसकी डॉल कमरे में चहलकदमी कर रही थी। इस वक्त इंडिया में रात थी तो वहां सुबह थी। कबीर प्रिया को अपने पास लाने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन प्रिया की खुशी ने उसे बेड़ियों से बांध दिया। मीटिंग के दौरान रजत ने प्रिया के मिलने की खबर कबीर को दी थी, जिस पर कबीर का डरा हुआ दिल खौफनाक बेखौफ सा हो गया। रॉकी ने कई गार्ड को देव सक्सेना के मेंशन में फैला दिए थे। कबीर के इंट्रैक्शन पर कुछ मिली कैमरास उसने मेंशन में जगह जगह लगवा दिए, जिससे कबीर हर पल जब चाहे तब अपनी डॉल को देख सके। कबीर प्रिया को उसी वक्त अपने पास लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रिया के खुशी से दमकते चेहरे पर गई, उसने खुद को रोक लिया। प्रिया देव सक्सेना के साथ खुलकर हंस रही थी, ढेरों बातें कर रही थी, तो वहीं उसकी शैतानियां अलग ही लेवल पर थीं। कबीर ने ये सब देख खुद की तड़प का गला घोट दिया, क्योंकि वो प्रिया की खुशी में ही अपनी खुशी मानता था। उसकी डॉल खुश तो वो भी खुश। एट प्रेजेंट प्रिया लेट उठी थी, इसलिए वो इधर उधर घूमते हुए कमरे में चहलकदमी कर रही थी। सर की चोट भी बिल्कुल नॉर्मल थी, बस छोटी सी बैंडेज उसके सर पर लगी हुई थी, जिसे देख कबीर को तसल्ली थी। हड़बड़ी में उठने की वजह से ब्लैंकेट समेत वो बेड पर ही गिर पड़ी। फिर जैसे ही नीचे उतरी, पैरों में उल्टे स्लीपर पहन लिए और उसी तरह बाथरूम में भाग गई। उसकी ये सारी हरकतें कबीर को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर गई। इस वक्त प्रिया की सारी हरकतें कबीर के लिए किसी कॉमेडी मूवी से कम नहीं थी। पागल लड़की, आखिर इसे इतनी जल्दी किस चीज़ की है? कबीर प्रिया को बाथरूम में भागते देख खुद की हंसी को रोकते हुए
बोला, कुछ दिन ठहर सकता हूँ मैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मेरी जान। जानता हूँ पिता के प्यार के लिए बेहद तरसी हो, इसलिए तुम्हें बाहर रह ठहरने दे रहा हूँ। वरना इस वक्त तुम बहाना होकर यहाँ मेरी बाहों में होती और मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार कर रहा होता। लेकिन अफसोस, तुम्हें अभी तक मेरे प्यार की कोई कद्र नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए किसी प्यासे की तरह तड़प रहा हूँ और तुमने शायद मुझे याद भी ना किया हो, पर कोई बात नहीं। बहुत जता लिया औरों ने तुम पर हक। मेरी इजाज़त के बगैर वो तुम्हें मुझसे दूर ले गए, लेकिन अब और नहीं। जिस दिन तुम्हारे पास आऊँगा उस दिन पूरे हक के साथ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाऊंगा। उसके बाद तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। कहते वक्त कबीर की आंखों में एक अलग ही जुनून तैर रहा था। तभी प्रिया बाथरूम से बाहर निकली। इस वक्त उसने सिर्फ एक सफ़ेद टॉवल ही बांध रखा था, क्योंकि हड़बड़ी में वो कपड़े ले जाना भूल गई थी। कबीर की नज़र जैसे ही प्रिया पर गई, उसका गला किसी बंजर जमी की तरह सूख गया। सांसें एक पल को रुक सी गईं। अभी तक उसकी आंखें जो जुनून से भरी हुई थी, वहीं अब उन आंखों में नशा सा चढ़ने लगा। प्रिया ने अपने कपड़े कवर्ड से निकाले और उन्हें बेड पर रख टॉवेल निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ सीने पर रखे, कबीर ने फट से टेप को उल्टा कर दिया, क्योंकि उसने अभी तक खुद को इतनी इजाज़त भी नहीं दी थी कि वो अपनी डॉल की इज्जत को अपनी आंखों में उतारे। वो हक नहीं था उसके पास कि वो प्रिया के जिस्म को बगैर कपड़ों के देखे। अगर वो हक होता भी तो वो कभी इस तरह तो नहीं देखता, क्योंकि उसकी डॉल की इज्जत उसकी इज्जत थी। कबीर की सांसें अनियंत्रित सी हो गई थी। उसने अपना हाथ सर के नीचे रखा तो दूसरे को टेप से हटा अपनी उंगलियों पर रख लिया। टेप उसी तरह उसके पेट पर उल्टा पड़ा था। कबीर की उंगलियों ने फिर उस टेप को कई घंटों तक नहीं छुआ। वो उसी तरह बिना कोई हलचल किए लेटा रहा। वहीं सिप में सिवा पुल के पास लगी चेयर पर लेटी थी। उसके दोनों हाथ सर के नीचे थे, तो वहीं उसकी हरी आंखें एकटक खुले आसमान में टिमटिमाते तारों पर जमी हुई थी। तभी एक तारा टूटा। उसे देख सिवा की झपकती पलकें ठहर गईं। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से एक माउथ ऑर्गन निकाला और उसे शांत बेभाव नजरों से देखने लगा। कुछ देर बाद वो सीधा बैठ गया और उस माउथ ऑर्गन को अपने होठों से लगा आंखें बंद कर ली। माउथ ऑर्गन से निकलती धुन पूरी से पर फैल रही थी, जो कोई भी कुछ न कुछ हरकत कर रहा था। सभी ठहर गए। उस धुन से हर कोई मंत्रमुग्ध हो चुका था। हर कोई बड़े ध्यान से शिवा द्वारा बजाई गई उस ध्वनि को सुन रहा था। सबके चेहरे पर सुकून और होठों पर मुस्कान ठहरी हुई थी। लेकिन वही आकाश जो एक पिलर से टिककर खड़ा था, वो बड़े ध्यान से शिवा को देख रहा था। उसकी आंखों में एक उदासी थी, क्योंकि वो उस मीठी धुन के पीछे छुपी गहरी उदासी को महसूस कर सकता था। वो धीरे धीरे शिवा के पास बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंचा ही था कि शिवा ने किसी के कदमों की आहट को महसूस कर खुद को रोक लिया। उसने नजर उठा, सामने देखा तो आकाश पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने खड़ा था। बहुत अच्छी धुन बजाते हो, कहाँ से सीखी? आकाश ने होठों पर मुस्कान ला प्यार से पूछा। शिवा ने उस माउथ ऑर्गन को अपनी पॉकेट में वापस रख लिया और आकाश के सवाल का जवाब देते हुए बोला, दीदी से। आकाश उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गया। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने एक उदासी सी भाप ली थी। शिवा की आवाज में वो नहीं चाहता था कि वो अपने किसी भी ऐसे वैसे सवाल से शिवा को उदास करे। शिवा वहां से उठने को हुआ कि आकाश बोल उठा, कहाँ जा रही हो? यहीं सो जाओ, कमरे में घुटन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। शिवा ने उसकी ओर देखा और बेभाव से बोला, आदत हो चुकी है। कहते हुए वो अंदर चला गया। आकाश बस उसे जाते हुए देखता रहा। वो उसके उन चार शब्दों से काफी कुछ जान गया था। इस आदत को जल्दी ही छुड़वा दूंगा, छोटे दोस्त, आकाश ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा और वहीं लेट गया।
पूर्ण मेंशन सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठा बैठे थे। सबके चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान थी। उसका कारण था सामने टीवी में दिख रही प्रिया, जो देवजी के साथ खेल रही थी। कबीर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो रात भर सोया ही ना हो। देखो दादी, ये चुड़ैल कितने मजे कर रही है और हम यहाँ उदास से बैठे थे। मेहमान चेहरे पर खुशी और आवाज में चिढ़ लिए बोला, जैसे भी हो तू तो खुश है ना अब? हाँ दादी, लेकिन इसके जाने से सब कुछ कितना सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं देव अंकल इसे अब वापस कब भेजेंगे। विमान ने उदासी सी ट्यून में कहा। वो प्रिया को बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। सबसे ज्यादा तो उसके साथ की गई लड़ाइयों को, जो बात बात पर मार काट पर उतर जाती थी। लेकिन कोई नहीं, एक बार आ जाए वापस गिन गिन कर बदला लूंगा। आखिर बाहर जाने के बाद एक फोन भी नहीं किया। बिल्कुल भूल गई हमें तो। उसका छोड़ो, वहां तो सुमित्रा जी का भी नंबर नहीं लग रहा, दादी ने परेशान भाव से कहा। तभी बाली और कबीर के होठों के करीब ज्यादा चमच रुक गया, क्योंकि सामने स्क्रीन पर किट्टू प्रिया के पास आया और उसकी गोद में सर रख लेट गया। बाली के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसका मुंह और आंखें हैरानी से फटे पड़े थे। व्हाट द हेल? बाली उसी तरह फटी आंखें टीवी में गड़ाए चौंकते हुए बोली। बाली के इस तरह शॉकिंग लग्जरी को देख विमान ने नजरें उठा टीवी में देखा तो उसके मुंह में जो जूस था वो फव्वारे की तरह बाहर निकल पड़ा और साथ ही उसकी जोरदार हंसी गूंज उठी। बाली ने हैरत से विमान की ओर देखा, जो बस टेबल पर हाथ मारते हुए हंसे जा रहा था। टीवी में किट्टू नहीं, इस वक्त किट्टू कहना गलत होगा, क्योंकि प्रिया ने बेचारे को किटोरी बना दिया था। उसकी पूंछ पर गुलाबी रिबन, चारों पैरों पर रिबन, गले और कान तक में रिबन बंधे हुए थे। ऊपर से उसके पैरों में नेल पॉलिश और माथे पर बिंदी। बेचारे की बुरी हालत थी, जिस पर विमान मुंह फाड़ कर हंसे जा रहा था। कबीर की नजरें, जो कुछ देर पहले टीवी में हैरत से गड़ी हुई थी, अब वो विमान की हंसी पर बेहद कठोर हो गई। उसने एक शक भरी नजर दादी पर डाली तो दादी ने उसी वक्त अपनी नजरें प्लेट में गड़ा ली। ये देख कबीर के दिमाग में जो शक पैदा हो चुका था वो पक्का हो गया। वो प्रिया के पास उस जेगुआर को देख हैरत में था। किट्टू को कबीर कल की सीसीटीवी फुटेज में देख चुका था, लेकिन उसे इस बात की हल्की भी भनक नहीं थी कि किट्टू प्रिया से कनेक्शन रखता है, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उस वक्त किट्टू के गले में चेन बांध रखी थी। कबीर को लगा वो देव सक्सेना का कोई पालतू जानवर होगा, लेकिन इस वक्त जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देख एक पल को उसका सर घूम गया। ये कब से इस घर में था? कबीर की कठोर और गुस्से भरी आवाज जैसे ही विमान के कानों में पहुंची, उसकी हंसी खांसी में तब्दील हो गई। क्या भाई, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? विमान बुरी तरह शक पका गया। वो जान चुका था कबीर किसकी बात कर रहा है, लेकिन सच बताने की हिम्मत उसके आसपास भी नहीं थी। ये जानवर कब से इस घर में था? कबीर ने अपने हर एक शब्द को चबा चबा कर कहा। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो चुका था। मेहमान और दादी ने एक दूसरे को परेशान भरी नजरों से देखा और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए दादी बोली, बेटा यह है प्रिया का पेट है। पेट? वो भी प्रिया का? बाली जोर से चीखी। उसे दादी की बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। पेट? वो भी इतना खतरनाक जानवर? और पेट भी किसका? एक मासूम सी लड़की का, जो एक छोटी सी छिपकली तक से डरती है। बाली को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। दादी, आप मजाक कर रहे हो ना? बाली ने पूछा तो दादी ने ना में सर हिला दिया। आई कांट बिलीव इट। बाली ने हैरत से टीवी में देखा, जहां प्रिया किट्टू के साथ ऐसे खेल रही थी मानो किसी खिलौने के साथ खेल रही हो। कबीर को भी हद से ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे भी एक पल को लगा दादी मजाक कर रही है, लेकिन वो अपनी आंखों देखी चीज पर धोखा नहीं खा सकता था। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मासूम सी डॉल ऐसे खतरनाक शौक भी रखती है। उसे पहले लगा यही काम विमान का होगा, लेकिन दादी की बात से उसे गलत ठहरा दिया।
दादी ने आगे कहना शुरू किया, एक दिन विमान की स्कूल की कोई ट्रिप थी। बिना किसी को बताए विमान हम सब की नाक के नीचे से प्रिया को अपने साथ ले गया। उसी ट्रिप के दौरान प्रिया पता नहीं क्यों जंगल में चली गई। सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन फिर आखिर में देव सक्सेना के गार्ड जंगल में फैल गए। उसी दौरान उन्हें प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठी मिली। जब उसे घर लाया गया तो उसे हम सब ने बहुत पूछा कि वो जंगल में क्यों गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। यह दोनों शैतान सब दिन घर में ऊधम मचाते थे, लेकिन उस ट्रिप के बाद दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में ही खेलने लगे। सुमित्रा जी को भी कोई भनक नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्हें शक हो गया, क्योंकि दोनों बदमाश जो दूध देखते ही गायब हो जाते थे, अब दोनों ज़्यादा से ज़्यादा दूध के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे जब दूध पीने की कैपेसिटी बढ़ती गई तो सुमित्रा जी ने एक दिन चोरी छिपे पता करने की कोशिश की, आखिर यह दोनों इतने दूध का करते क्या हैं। जब सुमित्रा जी एकदम से कमरे में गई तो सामने प्रिया किट्टू को दूध पिला रही थी। उस वक्त किट्टू काफी बड़ा हो गया था, लगभग एक बिल्ली की साइज से ज्यादा बड़ा था। सुमित्रा जी को उस दिन शौक ही लग गया था, क्योंकि दोनों शैतानों ने इतने लंबे समय से किट्टू को छुपा रखा था। सुमित्रा जी ने हैरत से पूछा कि यह क्या है, तो प्रिया ने मासूमियत से कहा, दादी यह बिल्ली का बच्चा है, बस ज्यादा दूध पिला दिया ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। कहानी का भाग यहीं खत्म करते हैं।